नमस्ते। 4 अगस्त को मेरा जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में आगे की जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो 3 अगस्त को मैं चूँकि वेलूर में मैं एडमिट हो चुकी थी सीएमसी कॉलेज में। और एडमिट के बाद वहाँ तक क्या हुआ था कि रात के लिए ना एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जेंट्स को परमिशन ही है रात को रहने का। पेशेंट के साथ एक लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई वहाँ पर ऑपरेशन के बाद, वो मैं बता नहीं सकती। क्योंकि वो जो केयर टेकर रहती है ना, वो ध्यान देती नहीं है। और मेरी जो केयर टेकर थी वो सो जाती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मुझे बहुत तेज़ तकलीफ़ हुआ। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे मान लो आप लोग वेलूर में दिखाने गए हैं और जैसे डॉक्टर ने मान लो बोल दिया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में ना मैं थोड़ा समय लेकर के आप एक लेडीज़ को भी बुला लीजिएगा, अपने रिश्तेदार किसी को भी। तो पेशेंट के साथ रहने से क्या होता है, एक पेशेंट के साथ रहेंगे और एक जा कर के मेडिसिन लाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेडिसिन के लिए भी ना डॉक्टर लोग वहाँ एक बार में मेडिसिन नहीं मंगाते हैं। तो उसके लिए भी ऐसा हुआ था मेरे साथ। उस दिन क्या हुआ था, मेडिसिन मेरे मंगाए नहीं थे और मेरा 4 तारीख को मतलब 7 बजे मेरा ऑपरेशन होने वाला था। तो रात को 10 बजे जब नर्स आई मुझसे पूछी कि ऐसा मेडिसिन आ गया, तो मैं बोले नहीं, मेडिसिन तो कुछ नहीं आया करके, आप लोग ने मुझे दिया ही नहीं कोई सा स्लिप ऐसे नोट। तो फिर उसी समय में मुझे एक स्लिप ला करके दी नर्स, फिर बोले कि आप मंगा लीजिए। मेरे हस्बैंड जा चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर रुकना अलाउ नहीं था जेंट्स का। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद फिर वो आए। फिर आने के बाद फिर वो पूरा मेडिसिन दिए। और वहाँ पर क्या होता है कि ना, मेडिसिन का जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर दूर है। उसके लिए एक तो है जो रात को 8 बजे तक खुला रहता है, और एक जो है थोड़ा सा दूर में है, हॉस्पिटल के अंदर में, वो भी दूर है। और उसके लिए ना बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है। तो एक जेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो बाकी सब केवल इधर उधर बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है ऑपरेशन के समय। और मेरे हस्बैंड को उस समय अकेले थे चूँकि, तो बहुत ही उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। और क्या हुआ यहाँ पर ना, न्यूरो डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, स्पाइन डिपार्टमेंट के सब डॉक्टर लोग तो रात को 12 बजे तक मेरे के बाद एक सब चेक करके गए। पूछिए मुझसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे कि घुमा फिरा के कि कैसा है आपको, कब से प्रॉब्लम था, क्या क्या आपको है, कहाँ कौन से पैर में ज़्यादा पेन है, ये वो सब जितना भी जानकारी लेना था उन्होंने मुझसे लिया। फिर रात को 11 बजे के करीब मुझे ना एक नर्स ने लिक्विड दिया करके, बोला कि अपने केयर टेकर से पूरा नेक से लेकर के कमर तक में पूरा अपना उसे बैक में पूरा उसको वॉश करा लीजिए, क्योंकि मेरा स्पाइन को सर्जरी होना था। तो उन्होंने दिया था। फिर मैं गई, मेरी केयर टेकर पूरा वॉश करके लाई मुझे। फिर मॉर्निंग में मुझे क्या, अच्छा, 3 बजे जैसे थोड़ी बहुत सोई थी ना, वैसे ना फिर 3 बजे रात को के आए और बोले कि आपका एमआरआई करना है। फिर एमआरआई के लिए लेके गए। वहाँ से फिर आते आते मुझे 4 बजे आए, क्योंकि मैं बी ब्लॉक में थी और एमआरआई जो जहाँ होता है वो थोड़ा सा दूर था, बहुत ही दूर था। तो जाने आने में और प्लस वहाँ पर एमआरआई में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आते आते मुझे टाइम हो गया था। फिर उसके बाद 5 थोड़ा सा आके मैं आधा एक घंटा मुश्किल से सोई होंगी। जैसे आँख लगा था, फिर 5:30 को आकर के नर्स ने उठा दिया, बोला कि उठिए आप फ्रेश हो जाइए करके। फिर मैं जल्दी से पूरा फ्रेश हो करके रेडी हो गई। और मैं भगवान को भी बोली थी, भगवान मुझे आप शक्ति दीजिए। हालांकि हल्का हल्का थोड़ा सा डर लग रहा था, पर मैं बोली नहीं ज़्यादा अगर डरेंगे तो फिर उसके बाद शुगर तो मेरा वैसे भी हाई था। तो उसका तो उसमें हो सकता है डॉक्टर लोग ने इंसुलिन लगा के उसे कंट्रोल किया होगा, वो मुझे नहीं पता। प्रेशर भी ऐसे समय में अगर हाई हो जाता है तो फिर दिक्कत होगा ऑपरेशन में। तो मैंने सोचा कि नहीं, टेंशन लेने ही नहीं है। तो मैं भगवान को मैं प्रेयर करती, भगवान मुझे शक्ति दो करके। तो भगवान नहीं पता मुझे कहाँ से उस समय शक्ति दी है। मैं सबसे एकदम हंसते हुए बाय करते हुए मैं ऑपरेशन रूम में गई हूँ। और जब मैं ऑपरेशन रूम के पहले ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ रखे थे, तो मैंने वही देखा, वहाँ पर मेरे बाद में 5-6 और पेशेंट थे जिनको स्पाइन का सर्जरी होना था। तो मैं जब उनको देखी तो और मेरे को हिम्मत हुआ कि चलो मेरे बाद में और लोगों का होगा करके, तो डरना नहीं करके। तो एकदम हिम्मत से मैं गई हूँ। और जैसे मैं ऑपरेशन रूम में गई ना, तो मैं वो सब मैं देखती नहीं ऑपरेशन में, जब भी जाती हूँ तो मैं देखने से मुझे बहुत डर लगता है एकदम। तो क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी सीजेरियन हुए हैं, फिर भी ये जो उस समय भी मुझे बहुत डर लगा था। और भगवान को मैं बुला रही थी, और इस समय भी मैं भगवान को ही बोली कि भगवान मुझे आप शक्ति दो
डरने से तो काम चलेगा नहीं, और ऑपरेशन कराना ही या सक्सेस होकर ही बाहर निकलना है करके। तो फिर ना एनेस्थीसिया वाली मैम मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाई, दूसरे डॉक्टर लोग मतलब यहाँ पर जो थे उन लोग मुझे सलाइन चढ़ा रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना ज़ोर ज़ोर से सांस लीजिए। और मैं सोची कि ऑक्सीजन मास्क है, और मैं ऐसे सोची नहीं थी कि एनेस्थीसिया भी उसी में ही है करके। और तो मैं सांस ले रही थी, और फिर कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, मुझे 6 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला। फिर 3 बजे दोपहर को जब ऑपरेशन रूम से ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर आए ना, तो डॉक्टर लोग चेक करते हैं उस समय कि सेंस है कि नहीं, सही तो सब वो है कि नहीं करके। तो जब जब मुझे हल्का हल्का उसी समय सेंस आया था, तो डॉक्टर लोग चेक कर रहे थे। तो मेरा राइट पैर में ना उस समय बहुत ही जलन हो रहा था, बहुत जलन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मुझे सहा नहीं जा रहा था। और मैं डॉक्टर को, मेरे बगल में एक डॉक्टर ऐसे खड़े हुए थे, मैं उनको ऐसा पाट और पूरे थे कि आप लोगों ने मेरा क्या कर दिया, मुझे बहुत पेन हो रहा है करके। और जब उन लोगों ने जब लेफ्ट पैर को जब वो चेक किया, तो लेफ्ट पैर में मेरे एकदम सेंस नहीं था। तो चेक करने के बाद फिर डॉक्टर लोग ने मेरे हस्बैंड को बुलाया। पहले तो कंसेंट लेटर में उन्होंने सिग्नेचर करा ही लिया था, और फिर सेकंड बार फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया। फिर वो बोले कि इनका लेफ्ट पैर में सेंस नहीं आया है, पता चल रहा है इनको, तो सेकंड बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम अभी करें कि बाद में करें? तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना तो बाद में फिर वैसे उनको प्रॉब्लम होगा, और फिर लंबे प्रोसेस से फिर जाना पड़ेगा। फिर वो बोले कि ठीक है करके, फिर डॉक्टर लोगों ने फिर कंसल्ट लेटर में इनसे साइन लिया। फिर मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गया, और डॉक्टर मुझे मतलब उतना मुझे हल्का हल्का बस होश था, तो मुझे बस इतनी सुनाई दिया। मेरी जो एनेस्थीसिया वाली मैम थी वो बोली कि शर्मिला, तुम जानते हो कि तुम्हारा सेकंड ऑपरेशन होने वाला है? तो मैं बोली हाँ, ऐसा मैं बस बोली हूँ। उसके बाद मैं फिर कब बेहोश हुई मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे ले करके गए ऑपरेशन रूम में। फिर सेकंड ऑपरेशन भी वही 6 आवर्स का हुआ, 6 घंटे उसमें भी फिर लगे। और जब सेकंड बार जब ओपन की ना, तब वही देखे कि जो प्लेट और स्क्रू था ना, तो स्क्रू में ना नर्व ना दबा हुआ था, तो उसको उन्होंने रिलीज़ किया। वो ऑपरेशन समरी में भी लिखा हुआ है। तो रिलीज़ ये सब करने के बाद फिर ऑपरेशन पूरा पूरा हुआ कंप्लीट। तो ये सब महीना क्या हुआ, 12 घंटा पूरा लग गया। 12 घंटे तक मेरा ऑपरेशन हुआ, दो बार एक ही दिन में, 4 अगस्त को ही। तो फिर ये सब करते हुए फिर मुझे रात को फिर 10 बजे मेरे रूम में लेकर आया। मेरी तो उस दिन हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, मतलब पेन के मारे मेरी इतनी हालत ख़राब थी। और ऑक्सीजन मास्क लगा था, उसका 2 पाइप भी मेरे यहाँ गले में जा कर के गड़ रहा था बहुत। मैं मुँह में जो पानी आ रहा था उसको भी मैं ले नहीं पा रही थी, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था। और हस्बैंड भी बस रात को 10 बजे तक उनको रहने का अनुमति था, वहाँ तक परमिशन था। और फिर उसके बाद तो हस्बैंड को भी जाने बोल दिए। और मेरे पास यहाँ पर कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं था, मैं रोई जा रही थी। और केयर टेकर ऐसी थी कि वो सो रही थी मेरी केयर टेकर बगल में। मैं बार बार ऐसे घड़ी को देखती थी कि कब मॉर्निंग होगा, कब मेरे हस्बैंड आएंगे करके। पेन मतलब इतना असहनीय था कि मैं बता नहीं सकती। जिनका ऑपरेशन होता है वो समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़दायक रहता है ऐसा। और आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी पहले ना अच्छे से चेक करा लीजिएगा, और अपनी बॉडी की तरफ पहले केयर करिएगा। मुझे यहाँ के भी कई डॉक्टर बोले थे कि आप ऐसा नहीं कि आप बहुत देर तक आप खड़े होकर के आप काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है पैरों में ज़्यादा प्रेशर होते हैं। उसके कारण पहले मेरा जो लेफ्ट पैर में तकलीफ़ था, राइट पैर में भी आ गया था। तो तकलीफ़ मुझे ही हुआ ना, उसमें फिर 2 बार ऑपरेशन हुआ मेरा। तो ऑपरेशन करने का नौबत ना आए, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और अपने बॉडी की तरफ पहले केयर करिएगा। घर का काम तो बाद में होता रहेगा, मैं उस चक्कर में मैं कभी अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दी। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं सोचती हूँ काश मैं उस समय ध्यान दिए रहती तो मुझे ये ऑपरेशन का दिक्कत मतलब मुझे नौबत ही नहीं आता ये ऑपरेशन कराने का। और ऑपरेशन के बाद अभी तो स्थिति ऐसा हुआ है कि अभी मेरे ऑपरेशन को 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो उसमें भी 3 मंथ तक तो मेरे इतनी हालत ख़राब थी कि जो राइट पैर में मेरा, दोनों पैर में अलग प्रॉब्लम था। लेफ्ट पैर में तो मेरा सेंस नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा थाई तक तो पूरा सेंस ही नहीं था, और नीचे पैर में भी समझ में नहीं आ रहा था लेफ्ट पैर में। और राइट पैर में क्या हो रहा था, मुझे बहुत ही अजीब टाइप का दर्द दे रहा था। और उसमें ऐसा लगा, और जलन जो होता है ना, जैसे जैसे शरीर जब कहीं जल जाता आग से, तो जलन जैसे होता है उस टाइप में जलन हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कीड़े अंदर घुसा दिए और मेरे मांस को काट रहे ऐसे, और मसल्स को काट रहे। और मैं ना
उसको पकड़ भी नहीं पा रहे थे, उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे, पैर को इतनी हालत ख़राब थी और मैं एकदम छटपट छटपट कर रही थी। तो क्या हुआ था ऑपरेशन के बाद, तो मेरे यहाँ तो सलाइन चढ़ा था, प्लस इस हाथ में भी एक सलाइन जैसे कुछ चढ़ा था और उसमें एनेस्थीसिया का एक मशीन फिट था, वही मैंने देखा वहाँ पर। तो वो था जिसमें एक पूरा शरीर में एनेस्थीसिया का ऐसे पूरा वो रहता था, जब उस बटन को दबाते थे तो पेन थोड़ा सा कम लगता था। तो डॉक्टर लोग ने मुझे ये नहीं बोला था कि आप 2-3 बार एक दिन में दबाइएगा या ज़्यादा मत दबाइएगा, ऐसा बोला नहीं था। पर मैंने इतना दबाया था 2-3 दिनों में कि जब डॉक्टर लोग ने आकर देखा तो बोले अरे बाप रे, आपने तो बहुत दबाया करके, रोज़ आ करके चेक करते थे, बोले एक दिन में इतना दबाते करके। तो बाद में मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप इतना इस मशीन को क्यों दबा रहे, इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप इतना मत दबाया करके। फिर उसके बाद उस मशीन को ले गए, पर मुझे पेन इतना था कि मैं दिन रात में सो नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही मतलब मैं उस दर्द से गुजरी, मैं जानती हूँ। और मेरी जो केयर टेकर थी, वो केयर टेकर भी ध्यान नहीं देती थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। जब मैं और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी सुनी कि मेरा मम्मी का क्रिटिकल हो गया है ऑपरेशन, फिर मेरी बेटी भी बॉम्बे से आई मेरे पास। पर मेरी बेटी को भी वहाँ आने के बाद ऐसा हो गया था, वेलूर में बहुत जो जितने भी होटल हैं वहाँ पर सब तरफ बग का और कॉकरोच का बहुत ही आतंक है। तो उसके कारण उसको भी स्किन में इन्फेक्शन हो गया था, उसके कारण उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, तो रह नहीं पा रही थी मेरे पास। और केयर टेकर मजबूरी था मेरे पास केयर टेकर रहना। तो केयर टेकर एकदम ध्यान नहीं देती थी, आती थी सो जाती थी, कुछ बोलने से कुछ करती नहीं थी ऐसे। तो 3 दिन तक तो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था एकदम मुँह से, इतनी हालत ख़राब थी पेन के कारण। और ऑपरेशन के बाद मैंने ये भी देखा था कि ना स्पाइन का L4 L5 में मुझे जो ऑपरेशन हुआ था उसी के बगल में एक ना पाइप भी अंदर से में लगा हुआ था, जिससे ना हमारे स्पाइन में जो ख़राब जो ब्लड रहते हैं वो इकट्ठा ना हो, उसके कारण हमारा मतलब इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो लगा हुआ था पाइप, जिससे ब्लड निकल रहा था, ख़राब ब्लड और वे कैन में जमा हो रहा था। और उसको भी आकर के डॉक्टर देखते थे, उसको लेकर के जाते थे कि एक दिन में कितना ब्लड निकला, ऐसे करके चेक करे थे मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, ऐसे हम लोग सब चेक करे थे हम लोग सब। मैं वहाँ वही देखी थी मेरे बाद जिन लोग का ऑपरेशन हुआ था, हम लोग को दूसरे तीसरे दिन में ही पूरे चल ले रहे थे, उन लोग आसानी से चल ले रहे थे। फिर उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग को 4-5 दिन में डिस्चार्ज भी कर दे रहे थे हॉस्पिटल से। पर मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, मेरी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि 2-2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 4थे-5वें दिन में जब मुझे उठा कर के उन लोगों ने डॉक्टर लोगों ने बैठाया तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरा पूरा शरीर बहुत ऐसे बहुत हिल रहा था और कमर में तो मेरा मतलब ताकत ही नहीं था, मैं बैठ ही नहीं पाई थी, बहुत पेन हो रहा था। और जब मुझे डॉक्टर ने खड़ा भी कराया तो मैं खड़े नहीं हो पाई थी, तो 2 डॉक्टर इसे पकड़े हुए थे, खड़े भी नहीं पाए थे। ऐसे करके धीरे 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 करके किचन में फिर मुझे फिर धीरे धीरे फिर उन लोग पकड़ पकड़ के चला रहे थे। फिर उसके बाद मैं चल ही नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने वही देखा कि इनको तो बहुत प्रॉब्लम है करके, फिर ना उन्होंने ऑर्थो के और न्यूरो और स्पाइन के डॉक्टर सब आए, उन्होंने एक के बाद एक सब आकर के हम लोग चेक कर रहे थे पूरा। फिर उन्होंने वीडियो भी बनाया, आपस में उन्होंने डिस्कस भी किया कि हम लोग ऐसा पहली बार हम ऐसा केस देख रहे हैं करके। फिर उन लोग बोले कि हो सकता है आपका ना न्यूरो का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए फिर से एक बार एमआरआई कराएंगे करके। तो एमआरआई कराने के लिए फिर से मुझे 4थे-5वें दिन में मुझे एमआरआई के लिए लेके गए। तो उस समय मेरा कंडीशन तो बहुत ही ख़राब ही था, बहुत पेन हो रहा था। और एमआरआई में एक मैम थी, वो ऑपरेट कर रही थी एमआरआई मशीन को। तो वहाँ पर क्या था, मुझे कुछ ये बताए नहीं थे कि यहाँ पर ये हॉर्न अगर आपको कुछ भी अनईज़ी फील होता है तो आप इसको दवाइएगा करके। तो और ना मुझे ना पूरे ऐसे खबर कर दी थी क्योंकि मेरा उस दिन ना ब्रेन का भी एमआरआई स्कैन हुआ और स्पाइन का भी, दोनों का ही एक साथ हुआ। तो उसमें ना बहुत टाइम लग गया और मैं क्योंकि एक ही पोजीशन में पैर को रख नहीं पा रही थी, राइट पैर को। और वहाँ पर ना एमआरआई मशीन में तो हिलना एकदम मना रहता है। और क्या हो रहा था, चूँकि ब्रेन का भी साथ साथ में हो रहा था, तो मुझे बोल रहे थे कि आप एकदम निगलना नहीं है, आपको जो पानी जो मुंह में आता है उसको निगलना नहीं है, एक ही पोजीशन में रहना है, हिलना डुलना किसी भी टाइप का नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, मैं एक ही पोजीशन में थी ना, तो उसी में क्या हुआ, मेरा जो राइट पैर का जो दर्द था वो जो ऐसा नहीं पेन था, वो धीरे 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 मेरे फिर लेफ्ट पैर में भी पूरा मुझे पता है ऐसे चलने लगा, पूरा लेफ्ट पैर में अजीब टाइप का, मतलब पूरा मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था मेरा। और हाथ भी एकदम कैसा हो गया था मेरा, अकड़ गया था पूरा, एकदम अजीब टाइप का दर्द दे रहा था, मेरे पूरी बॉडी दर्द दे रही थी।
और ना मैं बोल नहीं पा रही थी कुछ। और जब मुझे एमआरआई मशीन से जब बाहर निकाले तो मैम ने देखा मेरी बेटी कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था, मैं पूरा रोई जा रही थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था और पूरा शरीर अकड़ जैसे गया था भी चलती थी। मैम और मेरी बेटी ने पूरा हाथ पे पैरों में पूरा मसाज किया, ऐसे जोर से मसाज किया। फिर धीरे धीरे फिर मुझे मेरे रूम तक लेकर के आए बी ब्लॉक में। वहाँ पर मेरे साथ में केयर टेकर भी गई थी, मेरी बेटी थी, वार्ड बॉय था, सब लोग गए थे। तो मैं फिर लेकर के आए। लाने के बाद फिर वो देखी कि यहाँ पर न्यूरो में ही मतलब इस सोची थी कि ब्रेन का कुछ अच्छा होगा, प्रॉब्लम होगा, तो ब्रेन भी ओके है। फिर बोले कि अच्छा आपको न्यूरो डिपार्टमेंट में, फिर मुझे सर वहाँ पर मुझे रेफ़र कर दी न्यूरो डिपार्टमेंट रानीपीठ में। तो वहाँ सीएमसी कॉलेज से जो रानीपीठ है ना, वो 16-17 किलोमीटर दूर है। वहाँ उनका डेली बस चलता है और उसमें भी बहुत डिसिप्लिन रहता है, मतलब जितनी सीट रहता है उतनी पेशेंट लोग बैठाया जाता है, उससे एक्स्ट्रा किसी को ही खड़ा होकर के नहीं जाता है। और बहुत धीरे धीरे ही वो बस जाती है पेशेंट लोग के हिसाब से, वैसे ले करके भी आती है। तो वहाँ पर भी मैं 2-3 दिन 3 बार मैं लगातार गई हूँ और तीनों बार में मेरा अलग अलग सब टेस्ट हुए। किसी में ऐसे करंट लगा करके देखा जाता है और ना अजीब टेक उसमें करंट दिया जाता है बॉडी में से, और देखा जाता है कि सही है कि नहीं। फिर उसके बाद पैर में एक इंजेक्शन वाला भी था, उसमें इंजेक्शन को ऐसे घुसाए थे और ऐसे ही कुछ घुमा रहे थे होंगे, तो उसमें भी मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं बहुत चिल्ला रही थी। तो इस टाइप के ना और कुछ कुछ वहाँ पर हुए थे टेस्ट मेरे। फिर वहाँ से भी मुझे मैम ने बोला कि प्रिगाबलिन खाने के लिए, और वो दिए थे क्या बोला पेन किलर बोले कि अलग पेन किलर खाई करके। और यहाँ स्पाइन का तो अलग से मेरा सब मेडिसिन चल ही रहा था। तो ये सब चला था। फिर जब मेरा सब यहाँ से ओके हो गया, ओके होने के बाद जब मैं यहाँ पर आई तब मैं दिखाई, तो बोली कि वहाँ पर चूँकि ना प्रेस्क्रिप्शन देते नहीं हैं, वहाँ पर उनके पास आ जाता है उनके कंप्यूटर में। तो पूरा जो भी उन लोग टेस्ट करते हैं ना, सब कंप्यूटर में आ जाता है। तो उन्होंने देखा स्पाइन में भी कह रही इनका तो सब ओके है। तो बोले कि आपको किसी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम था क्या? तो मैंने मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम कभी नहीं था, जो बॉडी हिल रहा है ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं था। ये ऑपरेशन के बाद ही मुझे हुआ है ऐसे। और फिर उसके बाद 14 डेज़ तक मुझे वहाँ डॉक्टर लोग रखे, और मुझे ना 2 टाइप का शूज़ मुझे पहनना पड़ता था लेफ़्ट पैर में, क्योंकि लेफ़्ट पैर में मेरा तो पता नहीं चला था, मैं उसमें रख ही नहीं पा रही थी। मेरा अभी भी फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना चलते चलते मतलब घर के अंदर ही मैं चल पाती हूँ, मैं बाहर एकदम नहीं जा पाती हूँ। कमर में भी बहुत पेन है अजीब टाइप का। अब तो लेफ़्ट पैर में भी पेन होने लगा है, और राइट पैर में भी जो मुझे लगता था कि कुछ कीड़ा एकदम मसल्स को खा रहा है, वो गैबापेंटिन मैंने जब से खाना शुरू की थी 3 मंथ के बाद से, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा तो रिलीफ मिला है गैबापेंटिन खाने से। और ये जो गैबापेंटिन है ना, इसे बिना मतलब डॉक्टर लोग जब तक नहीं बोलते तब तक आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है। जैसे मैं प्रिगाबलिन खा रही थी, तो प्रिगाबलिन से मैंने वही देखा कि किसी भी प्रकार का मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैं 1.5 महीने तक वेलूर में थी। वेलूर से जब मुझे यहाँ पर 4 सितंबर को जब यहाँ पर लेकर के आए, उसके बाद मैं दिन रात मैं यहाँ पर घूमती रहती थी दर्द के मारे, इतना दर्द। वहाँ पर भी मैं ऑपरेशन के बाद जो 1.5 महीने तक थी वहाँ पर, तो डॉक्टर लोगों ने पूरा न्यूरो का पूरा तो सब चेक किया था, ओके बोल दिया था कि मुझे फिजियोथेरेपी के लिए मुझे भेजा था कि हो सकता है कि फिजियोथेरेपी में मेरा ठीक हो जाए। फिजियोथेरेपी में मैं जैसे गई तो वहाँ पर मेरा तकलीफ और बढ़ गया। तो डॉक्टर के पास मैं फिर गई ओपीडी में दिखाने के लिए। तो वही डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी जब तक आपका पेन ठीक नहीं हो जाता आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जाएंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद तब से मेडिसिन आज तक मैं खाते आ रही हूँ। अभी 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है, और मेरा अभी भी इतना तकलीफ़ है मुझे उठने बैठने में, चलने में बहुत तकलीफ़ होता है। बहुत ही अजीब टाइप का दर्द है जो सहा नहीं जाता। और लेफ्ट पैर में भी वैसे एकदम अजीब टाइप का दर्द देता है जो सह नहीं होता। मालिश करने से भी कुछ असर नहीं करता। जैसे पहले ऑपरेशन के पहले मालिश करते थे, जैसे जेल लगाते थे या किसी भी प्रकार के ऑयल से मालिश करते थे, तो
मालिश वाले तेल से, तो उसे थोड़ा सा ठीक लगता था, रिलीफ मिलता था। पर ऑपरेशन के बाद मैं वही देख रही हूँ, ये इसमें किसी भी प्रकार का मालिश या जेल वेल लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक मैं पेन किलर नहीं खा लेती तब तक मुझे रिलीफ नहीं मिलता है। उसके बाद अभी मुझे जाना भी था वेलूर, पर मेरी बेटी बोली कि मम्मी उतना दूर, अभी हर 3-3 महीने में वहाँ पर मुझे बुलाया। तो मैं 5 दिसंबर को भी मैं वहाँ पर मैं गई थी। 5 दिसंबर में भी क्या हुआ था, मैं जब वहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर बेसमेंट में है मेरा ओपीडी स्पाइन का। तो मैं वहाँ जब गई थी 22 रूम में, तो क्या हुआ था कि मैं 3 महीने बाद फर्स्ट बार मैं स्टेयर में नीचे उतरी थी, फिर चढ़ी थी। तो चढ़ने के लिए भी क्या हुआ था, मैं वो डॉक्टर को दिखाने गई, फिर सर बोले कि आपका आप वो करा के आओ, कर एक्सरे करा के आओ। तो जब मैं एक्सरे कराने के लिए फिर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा। तो इस चक्कर में मेरा 2-2 बार ऊपर चढ़ना उतरना हो गया। तो क्या हुआ, फिर मैं जब दिखा करके डॉक्टर को उधर से दिखा करके आई, तो डॉक्टर बोले कि अभी भी आपका जो मसल्स है, मसल्स जो है ना अंदर तरफ में तो आया, कवर किया, पर बाहर के प्लेट पर अभी तक कवर नहीं किया, तो हमें भी टाइम लगेगा ऐसे करके। पर मैं हॉस्पिटल से दिखाने के बाद जैसे मैं वहाँ पर आई, होटल में आई, तो इतनी तकलीफ बढ़ गई थी, इतनी कमर में पेन, और मैं ना चल पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर से मैं डॉक्टर को मैसेज किया, तो डॉक्टर ने फिर मुझे वहाँ पर मंडे को और थर्सडे को स्पाइन डिपार्टमेंट के डॉक्टर देखते हैं। तो वहाँ पर फिर मंडे को मैं गई दिखाने के लिए, क्योंकि 12 दिसंबर को मेरा आने का रिटर्न का टिकट था, एयर टिकट था। तो फिर मैं वहाँ दिखाने गई। फिर मैंने बताया डॉक्टर को कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तब मुझे ये मुझे मेरा पूरा दोनों पैरों में नस चढ़ जा रहा है, और बहुत ना कमर में भी पेन होता है, और क्या बोलते हैं, चलने भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तब मुझे डॉक्टर ने ये विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन ये दिया था, ये, और गाबापेंटिन तो दिया था। और मुझे पहले 3 मंथ और मुझे बढ़ाने बोल दिए। 2 मंथ पहले से तो मैं खा रही थी, ऑपरेशन के बाद से तो मैं खा रही थी। उसके बाद अभी 3 मंथ से लगातार दिसंबर से फिर अभी 3 मंथ तक का पूरा कंप्लीट हो गया गाबापेंटिन। ये गाबापेंटिन मैं खा रही हूँ, विटामिन D3 ये टैबलेट ये खा रही हूँ, ये तो है। और एक्लोफोनिक जो है, एक्लोफोनिक ये है पेन किलर है, इसे मैं ले रही हूँ। और बाकी का जो शुगर प्रेशर, शुगर के लिए मैं मेटफॉर्मिन लेती हूँ 2 टाइम, और ग्लिमिपिराइड ले रही हूँ मॉर्निंग में। और प्रेशर के लिए टेलमिसर्टन लेती हूँ मॉर्निंग में, और उसके 1 घंटे बाद एम्लोपिडिन। और थायराइड के लिए खाली पेट थायरोक्सिन लेती हूँ। और इस तरह मेरा दिन चल रहा है, और बहुत ही मैं मतलब तकलीफ़ हो रहा है। मैं वही सोच रही हूँ कि काश मैं पहले अगर अपने बॉडी को केयर किए रहती तो आज ये नौबत नहीं आता। और मैं दवाई खा रही हूँ, पर दवाई में भी ऐसा होता है कि जब तक मैं पेन किलर खाती हूँ तब तक थोड़ा सा ठीक रहता है। फिर थोड़ा बहुत मैं चल ले करके मैं जाके थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं खाना बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। पर जैसे मैं खाना बना के जैसे अपनी पेट में आती है, वैसे मेरा फिर तकलीफ़ बढ़ जाता है। जब तक असर रहता तो ठीक रहता, असर के बाद जैसे असर ख़त्म हो जाता फिर से वैसे पेन शुरू हो जाता है। तो अभी मुझे 6 मंथ के बाद भी अभी मुझे जाना था दिखाने के लिए, पर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी कि चलो हम जब तुम्हारी इतनी तकलीफ़ है तो हम पहले यहाँ एम्स में भी डॉक्टर को एक बार और इधर भी दिखा लेते हैं करके, यहाँ क्या बोलते हैं। तो जब मैं यहाँ भी दिखाने गई तो डॉक्टर ने पहले तो एक्सरे कराया, एक्सरे किए तो देखे, और MRI के लिए भी बोल दिए थे। तो एक्सरे कराया, तो एक्सरे करा के जब मैं रिपोर्ट लेके गई तो एक्सरे में 2 प्लेट और 4 स्क्रू तो उन लोगों को समझ में आ रहा है, पर बीच में क्या एक है प्लेट टाइप का वो उनको समझ में नहीं आ रहा। तो बोले MRI भी कराओ। तो MRI के लिए हमने नंबर लगाया, तो उसमें भी 9 मंथ बाद उसमें नंबर आया, और 9 मंथ तक कौन वेट करेगा। तो इसलिए बोले कि सर फिर कहाँ से हो सकता है, तो फिर बोले DKS से करा के आओ मेकाहारा से। तो जब हम यहाँ पर गए तो DKS वाले पूरा 2-2 बार हम गए, और दोनों बार हमें मना कर दिए, बोलते हैं कि हम आपका नहीं करेंगे, हमें आप लिखित रूप में ला के दीजिए। और वहाँ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में लिखित रूप में देते नहीं हैं, हालाँकि ऑपरेशन समरी में कोड वर्ड में उसमें लिखा हुआ है। तो मैं जब अभी 3rd मंथ बाद मैं जब दिसंबर में डॉक्टर के पास गई थी ना चेक कराने के लिए, तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि सर मुझे एरोड्रम में भी पूछते हैं कि आप कौन सा आपका मटेरियल का लगा है प्लेट, आप लिखित रूप में बताइए, तब मैं ऑपरेशन समरी मेरे को दिखा देती हूँ। तो उस बेसिस पर मुझे
मिल जाता, मुझे व्हील चेयर भी मिल जाता था। व्हील चेयर में मुझे उन लोग बाकायदा लेकर जाते हैं, एयरड्रम के बाहर तक भी पहुंचा देते हैं, कैब तक छोड़ देते हैं पूरा, फिर प्लेन के अंदर तक पूरा बैठाते हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ा फैसिलिटी होता है। तो उसमें लिखा हुआ था उनका कोड वर्ड में ही कि टाइटेनियम लगा हुआ करके मुझे। तो हम लोग ने बताया यहाँ पर मेकाहारा में कि मुझे टाइटेनियम लगा है। तो बोलते हैं लिखित रूप में आप मुझे दीजिए, आपके बोलने से नहीं होगा। तो हमने बोला कि उसमें तो है ऑपरेशन समरी में, आप देख लीजिए। पर वो बोलते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप लिखित रूप में दीजिए करके उन्होंने मना कर दिया। बोलते हमारे पास ऐसे केस हो चुका है, एक पेशेंट का कौन से मटेरियल का लगा था मुझे नहीं पता, उनका प्लेट लगा था, और ऐसे उनके पास टेक्सला का जापानी हमारे मशीन है, बहुत हाई पावर वाला है। तो उसमें एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, तब से हम लोग नहीं करते हैं किसी का भी पेशेंट कभी ऐसे जो लगा रहता है प्लेट, उसका हम लोग नहीं करते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, आप नहीं करोगे तो कहाँ होता है वो बता दीजिए। तो फिर बोले कि गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर में आप जाइए। तो हम लोग वहाँ पर भी फ़ोन किए तो उनने भी मना कर दिया। इस तरह मेरा 1 महीने से मैं जा नहीं पा रही हूँ एम्स के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और एम्स के डॉक्टर ने भी मुझे पेन किलर दे दिया था, बोले थे आप 2 से 3 बार पेन किलर खाइए, एक्लोफोनिक प्लस पैरासिटामोल टैबलेट है वो। और मैं शुरू में तो 2-3 महीने तक अभी ले रही थी, फिर अभी मैं बीच में 2 बार ले रही थी, और अभी मैं एक टाइम कर दिया है, क्योंकि ये सब पेन किलर भी लेना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे में हाई पावर का खा के मेरे बहुत और दर्द इतना होता है, दर्द गुस्सा ऐसा कि मतलब इरिटेटिंग लगता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं और मेडिसिन नहीं खाना चाहती, 8 मंथ से मैं खाते आ रही हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता इतना मेडिसिन खाना, एक के बाद एक मेडिसिन बहुत सारे। और नींद भी मुझे आता नहीं है पेन के कारण। तो मैं इसी कारण घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। घर के बाहर अचानक चलते चलते मैं ऐसे मुँह के बल, कितनी बार घर में मैं कल भी मैं मुँह के बल गिरने वाली थी। और घर में क्या है, चूँकि प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि हाँ ये रखा है, तो मैं उस आधार पर मैं पकड़ के चल लेती हूँ, किचन तक चले आती हूँ, और अपने बरामदा में भी घूम लेती हूँ। पर बाहर में रोड में मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले में नहीं जा सकती, कुछ भी होने से मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊँगी। और मुँह के बल बहुत मेरे साथ ऐसे मुँह के बल में बहुत बार गिरते मैं बची हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट पैर में अभी भी फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है, और कमर में तो बहुत पेन होता है। थोड़ा बहुत चलती हूँ तो उसमें मुझे अजीब टाइप का दर्द देता है, जिससे मैं आपको बता नहीं सकती। सोने उठने बैठने समय मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और ऑपरेशन कराने के पहले 10 बार सोचिएगा। कई लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, और कई जिनका सक्सेस नहीं होता उनको बहुत भुगतना पड़ता है, और ये वही समझ सकता है जिनका केस बिगड़ा है। और आगे की जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। किसी भी प्रकार का अगर आपको इंक्वायरी हो गया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नमस्ते। बाकी वेल्लूर का तो सभी अच्छे हैं, वहाँ पर सब लोग जितने भी जाते हैं, मैं वही देखा वेल्लूर में जितने भी पेशेंट लोग, अलग अलग टाइप के पेशेंट, बांग्लादेश के 70% पेशेंट रहते हैं, और बाकी इधर उधर के जितने भी, जैसे दिल्ली के हुए, छत्तीसगढ़ के हो गए, यूपी बिहार, कैलकाटा से हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेशेंट को मैंने देखा है जो वहाँ ठीक हो करके आते हैं। पर मेरे साथ ही ऐसा हुआ, वैसा ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें कई बार अब हम किसका दोष दें, भाग्य का दोष दें, या किसका कुछ बोल नहीं सकते हम। और हो जाता है कभी कभी, किसी के साथ भी ऐसे गलती हो सकता है। तो आप लोग पहले अपने बॉडी की तरफ ध्यान दीजिए। अगर ऐसी तरह किसी का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, तो उस पर नेग्लिजेंसी मत करिएगा कभी भी। हैवी वेट वाला चीज़ मत उठाइएगा, और एकदम आगे डायरेक्ट झुकिएगा नहीं। आप लोग पैरों को फोल्ड करके धीरे से ऐसे सामान लीजिए, फिर उठिए। और एकदम हैवी सामान तो कभी उठाइएगा ही नहीं, और अपने शरीर को रेस्ट दे करके ही आप काम करिए। ऐसे नहीं कि लगातार काम किए जा रहे हैं। मेरे से यही गलती हुआ कि मुझे यहाँ के डॉक्टर ने भी, मेकाहारा के डॉक्टर थे पहले न्यूरो डिपार्टमेंट के, क्योंकि मैंने यहाँ पर के राय चौधरी, नागराज, अमित मुखर्जी, गुप्ता, और बहुत सारे ऐसे और
न्यूरो डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, भिलाई के भी डॉक्टर थे, जिनका मैं नाम भूल गई हूँ। बहुत सारे डॉक्टर थे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था। तो कुछ डॉक्टर ने मुझे, मैं कहा कि डॉक्टर ने बोला था कि आपको अपनी बॉडी को समझना है, उस आधार पर आपको ना रेस्ट कर करके काम करना है। ऐसे नहीं कि आप लगातार एक एक 2-2 घंटा तक आप खड़े होकर के आप काम कर रहे हो। तो यही मुझसे गलती हुआ कि मैं, और ना आपका ना ये जो पेन रहेगा आपका लाइफ टाइम रहेगा, और ऑपरेशन कभी मत कराना, ऐसे करके कई लोग मुझे सजेस्ट किए थे। पर मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ कि मेरा तकलीफ़ बढ़ता गया और बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऑपरेशन करा लेते हैं। इतने दिन तक मैं पेन से ही हूँ, पर मैं ऑपरेशन के बाद का भी जो पेन देख रही हूँ तो और एकदम अजीब टाइप का पेन है। मुझे अगर पता रहता कि ऐसा पेन होता है तो मैं कराती ही नहीं ऑपरेशन, क्योंकि अजीब टाइप का पेन है जो सहा नहीं जाता, और जो मैं बता भी नहीं सकती किसी को। जिसको होता है वही समझ सकता है। नमस्ते।